हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर एक एस्पिरेंट के मन में होते ही होते हैं, तो उनको हम जो है आज डिस्कस करते हैं और सर से पूछते हैं उनके व्यूज़ के बारे में। ओके, तो हेलो सर। हेलो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज़ इट टू अर्ली टू स्टार्ट और इज़ इट टू लेट टू स्टार्ट? सही वक्त क्या है प्रिपरेशन का? देखिए मैम, ऐसा भ्रांतियाँ ही बनी हुई है कि सही टाइम क्या होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन का या कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो। ये क्या भ्रांतियाँ ही बनी हुई है। कई बच्चे तो क्या है कि 12th के साथ साथ ही शुरू कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में सिलेबस भी क्या है। वो कहीं से कोई बुक परचेज़ की और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर देन दे रियलाइज आफ्टर फ्यू ईयर्स कि मैं ये गलतियाँ कर रहा था। सो ऐसा नहीं है कि आपको कि हाँ कोई 25 साल बाद 25 साल का होता है तब शुरू करता है, कोई ऐसे पहले से किसी जॉब में है उसके अचानक से कि हाँ मुझे प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ऐसा वो भ्रांतियाँ बनी हुई है। जो बच्चा 12th कर लेता है उसके बाद वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल यदि वो ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर कोई बच्चा प्रोफेशनल डिग्री में सपोज इंजीनियरिंग में, तो उसको 4 साल मिलता है। और जो ये मेडिकल से रिलेटेड हो गई या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो ऐसे 3, 4, 5 साल होते हैं। तो आई थिंक 12th के बाद से ही बच्चों को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल का एक अलग तरीके से पढ़ाई करना होता है, क्योंकि वहाँ डेप्थ स्टडी नहीं होती है। सो बच्चों को 12th के बाद फिर से एनसीईआरटी अच्छे से करनी होती है, फिर यूपीएससी का सिलेबस उठाना चाहिए उनको, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि हाँ एक दिन में कंप्लीट हो जाए सारा या 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है। सो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से जॉब कर रहे हैं या अपर लिमिट है जो इसका उससे कम है इस, तो वो उनको साल भर का टाइम चाहिए होता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। कितना टाइम चाहिए बिफोर अपियरिंग इनटू द एग्ज़ाम? मतलब क्या है, अपने अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं जनरल वालों के लिए, तो एग्जैक्टली जो है कितना टाइम कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर करे बिफोर एक्चुअली अपियरिंग इन द एग्ज़ाम? हाँ जी, देखिए मैम, साल भर आई थिंक काफ़ी रहता है एक एस्पिरेंट को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। और जैसे ही वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनको एटलीस्ट 15-20 डेज़ में एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में अपना जो मेन जीएस का सिलेबस है उस पर आना चाहिए उनको, एंड दे कैन स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट लाइक इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। 1 by 1 दे कैन कंप्लीट दियर जीएस सिलेबस। और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए उनको, क्योंकि आजकल पूरा कंपटीशन का जो तरीका है वो पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है। सो उसके लिए एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स पे भी अप्रोच बनाना चाहिए साथ साथ, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए साल भर चाहिए। और उसमें भी जो सिलेबस वो कंप्लीट कर रहे हैं, सपोज साइंस एंड टेक कर रहे हैं, तो उसके प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनको लगाने चाहिए साथ साथ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हुए उनको मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए, जो उनके जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। सो ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। 1 साल का टाइम तो चाहिए। ओके, आपने न्यूज़पेपर की बात करी, तो हमारे एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि सर सिलेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर जो है बच्चा किस बेसिस पे करे? कई सारे अपने न्यूज़पेपर्स हैं, कहीं कहा जाता है कि एटलीस्ट एक आप न्यूज़पेपर करिए, कहीं कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 3-4 न्यूज़पेपर्स करिए, मतलब इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स जो हैं। तो एक तो आप न्यूज़पेपर का बताइए, एंड सेकंड कि करंट अफेयर्स को अगर मैगजीन से करना है तो उनको दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है और कौन सी मैगजीन प्रेफर करनी चाहिए? यस मैम, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और जो भी अपना सिलेबस रहता है यूपीएससी का, उसके साथ साथ ही जब कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है, एस्पिरेंट स्टार्ट करता है प्रिपरेशन अपनी,
तो वो न्यूज़पेपर भी साथ साथ पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना वो कर नहीं पाएगा एग्ज़ाम का। सो जो भी एस्पिरेंट है उसको पता लग जाता है कि हाँ ये IR से रिलेट कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखता है एस्पिरेंट तो उसको पता है कि ये फिस्कल डेफिसिट का न्यूज़ आया था और ये फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो स्टैटिक वो अपना इकोनॉमी में कंप्लीट कर चुका होता है। फिर करंट अफेयर्स से जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है उसका, नई पॉलिसीज़ क्या आई है, RBI क्या कर रहा है, सो वो सारा अच्छे से उसको करना होता है। सिमिलरली साइंस एंड टेक की बात करें तो जो नए डेवलपमेंट है, नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इसके अलावा जो भी अपना स्टैटिक सिलेबस है वो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ करंट में कोई भी न्यूज़ होती है तो बच्चों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एडिटोरियल के 2 ही पेज होते हैं गिनती के, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले लो, चाहे द हिंदू ले लो, या कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लीजिए आप, या अपने राजस्थान के भी ले लीजिए, राजस्थान पत्रिका भी, हिंदी मीडियम के भी एस्पिरेंट्स होते हैं, भास्कर ले लीजिए आप, तो 2 पेज होते हैं, तो वो 2 पेज बच्चे आराम से डेली पढ़ सकते हैं 30 मिनट चाहिए एडिटोरियल कंप्लीट करने के लिए। सो उसका नोट्स भी बना सकते हैं, यदि टाइम है आपके पास तो वो भी एक अप्रोच रख सकते हैं। ओके, तो आप कौन से न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आप रेफ़र करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? अच्छा, देखिए मैम, जितना जल्दी हो सके, अगर आप अंदर से है आपके कि हाँ मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, सो आपको स्टार्टिंग में यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जा सकते हैं आप, क्योंकि उसका लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू द हिंदू ईजी होता है। फिर आपको लगे कि यस आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द हिंदू, सो देन आपको द हिंदू पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं कर सकते, तो करंट अफेयर्स मैगज़ीन हर किसी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का पकड़ लीजिए आप। सो एस्पिरेंट को वो मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, वो कंपाइल करके बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्प मटेरियल देते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे से मेहनत करके बनाते हैं। ओके, सो जैसे अगर हम मैगज़ीन की बात करें तो क्या अगर एक कोई मैगज़ीन पकड़ी हुई है, बच्चा अगर एस्पिरेंट जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उसी को उसको फॉलो करना है या 2-3 मैगज़ीन में से जो अपना काम का कंटेंट है वो इकट्ठा कर दिया ऐसे? देखिए मैम, ऐसा नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है, सो एक किसी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हर मैगज़ीन में सेम ही न्यूज़ रहेगी जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो एक ही मैगज़ीन को फॉलो करें किसी एक इंस्टीट्यूट का, लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो भी मार्केट में आ रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो सही गलत में जल्दी ही फ़र्क पता कर लेते हैं। सो उनको एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसका भी पढ़ रहा है, दूसरे का भी पढ़ रहा है, फिर तीसरे का भी लेके उठा लाया, फिर अपना पूरा जो स्टडी रूम है वो मैगज़ीन से, स्टडी मटेरियल से भर दिया। सो ऐसी स्टडी नहीं करनी। और सर मेंस की बात हम कर रहे थे, तो मेंस आंसर राइटिंग जो है एस्पिरेंट को कैसे साथ साथ जो है करना चाहिए, और कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म का रहता है, जैसे जिनका साल भर का ड्यूरेशन रहता है, या जो है उनका कैसे जो है उनको मैनेज करना चाहिए कि प्रीलिम्स भी ध्यान देना है, उनका करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलना है और मेंस आंसर राइटिंग का भी चलना है, तो वो कैसे करना चाहिए? देखिए मैम, प्रीलिम्स की बात करें अपन पहले, तो प्रीलिम्स के अगर आप डेली जो भी पढ़ते हैं उसके 10, 15, 20 क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो दैट इज़ इनफ। और रही बात मेंस की, तो डेली आप ज़्यादा नहीं 1-2 आंसर लिखिए अच्छे से, पहले अच्छे से पढ़िए उसके बारे में, फिर अच्छे से आंसर राइटिंग करिए। और आपको वीकेंड मिलता है, वीकेंड में क्या करना है, जो भी आपने एक वीक में पढ़ा वो पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है, फिर उसके आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आप 2-3 आवर्स बैठे और वो आंसर्स अच्छे से लिखने हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं उनको चेक कराना है। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, सो आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके और आप वहाँ पता करके उनकी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और रही बात की करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो आप कर नहीं सकते कि साल भर का एक साथ कर लोगे, वो तो एक रिवीजन होता है काइंड ऑफ। सो एस्पिरेंट्स को बिगिनिंग से ही धीरे धीरे करके शुरू कर देना चाहिए। ओके,
और सर ऐसे राइटिंग भी ऐसे वीकेंड का ही रखना है या 15 डेज में रखना चाहिए या कैसे रखना चाहिए? देखिए मेंस का जो पेपर है फर्स्ट वो ऐसे राइटिंग का ही होता है। सो ऐसे राइटिंग के लिए बुक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। और ऐसे आप तभी अच्छा लिख पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। आपको ज्योग्राफी की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साइंस एंड टेक उसका भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो आपको डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्ट करना है उस टॉपिक को। अब टॉपिक डिपेंड करता है कि ये टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है, वहाँ से आपको उठाना है और उसमें लिखना होता है ऐसे राइटिंग में। और उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हाँ आपका महीने बर्बाद है, मेंस का एग्ज़ाम आप 1 महीने पहले आप उसका ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करो। सो एटलीस्ट वीक में एक ऐसे तो लिख ही ले एस्पिरेंट, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके। और सर काफ़ी मतलब एस्पिरेंट्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है काइंड ऑफ कि क्या हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं या हाँ गाइडेंस ज़रूरी है तो कोचिंग तो एक बार तो ज्वाइन करना ही है? ये शायद मुझे शुरू में पूछ लेना चाहिए था, पर आप क्या बोलेंगे? देखिए मैम, कोचिंग का भी एक बहुत अहम रोल होता है सिलेक्शन में। देखिए कोचिंग जो है, ये जो पाथ होता है सिविल सर्विसेज का वो इजी कर देता है। कोचिंग आपको एक तो सही डायरेक्शन देता है और आप कोचिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टडी मटेरियल जो है वो मार्केट से लेके आओगे, वो भी आपको किसी ना किसी कोचिंग का, तो आप चाहे टेस्ट सीरीज़ ले लो, चाहे उसके अलावा आप ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ले लो, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के और फिर वो करंट अफेयर्स करे। और जो भी कोचिंग क्लासेस लेना है बच्चों को तो हाँ, क्लासेस तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर कोचिंग का ही मटेरियल। सो ऑनलाइन भी किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, तो वो भी हेल्प करेगा आपको। और बाकी आपको सिलेबस पता है, सिलेबस को आप फॉलो करिए और सिलेबस कंप्लीट करना आपका काम है। फिर देन आप कोचिंग की तरफ शिफ्ट होइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। तो सेल्फ प्रिपरेशन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोचिंग करे वही सेलेक्ट होता है, ऐसा नहीं। अच्छा सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जो है जनरली बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए जिससे क्या है ज़्यादा चांसेस हो सक्सेस का, तो और कौन सा रखना चाहिए और उसका प्रिपरेशन का जो है वो कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे। देखिए मैम, ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ नॉट अ बिग डील। वो बच्चे क्या कन्फ्यूज़न में इधर उधर भटकते रहते हैं। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी ह्यूमैनिटीज़ एज ए ऑप्शनल ले सकता है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी जा सकता है, पबेड के साथ भी जा सकता है। और वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी भी एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं। सो इसमें वो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप तब होता है जब एस्पिरेंट उस प्रोसेस में आ जाता है स्टडी वाले में। देन he or she will understand that this subject I can easily understand, I can easily writing better than this subject. So ये एस्पिरेंट जब प्रिपरेशन के फेज़ में आ जाते हैं देन उनको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखो, सिलेक्शन जो होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ही अहम रोल होता है। सो एस्पिरेंट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए, खुद की डेप्थ स्टडी करनी चाहिए कि यस आई कैन परफॉर्म इन दिस सब्जेक्ट बेटर। सो ये एस्पिरेंट का भी कहीं ना कहीं रोल होता है इसमें। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ और इन सब का, तो जैसे प्रीलिम्स का तो चलिए एनालाइज कर सकता है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम आंसर राइटिंग का बात करें तो जैसे बच्चों का मेन ये होता है कि उन्होंने आंसर लिख लिया, ऐसे लिख लिया, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो इवैल्यूएशन है उसका वो जो है अपने लेवल पे वो नहीं कर पाते हैं। यस मैम। तो क्या मतलब उसमें कैसे बच्चे को जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे टूल तो खैर है ही हैं। कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी
उनका जैसे ग्रुप बन गया 3-4 बच्चों का, 5 बच्चों का, उन सबको आपस में वो आंसर्स डिस्कस करने चाहिए। सो वो एक दूसरे की कमियां दूर कर सके और उससे बच्चा भी एक सेल्फ लर्नर बनता है। वो खुद से एनालाइज करेगा कि यस, इसने, मेरे फ्रेंड ने ये गलती की है। सो वो उसको मार्क करेगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चा इम्प्रूव कर रहा होता है। और डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इतने सालों से इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो टीचर्स हैं उनको भी अप्रोच करना चाहिए, उनसे भी चेक करवाना चाहिए। सो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें ग्रुप स्टडी जो है वो बिल्कुल हेल्पफुल है ग्रुप स्टडीज। अच्छा सर, मीडियम की बात करें हम, इंग्लिश या हिंदी, तो जनरली ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बच्चे को इसमें भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि ज़्यादा चांसेस जो हैं उनके मार्क्स के, उनके सक्सेस के जी। वो कौन से मीडियम को सेलेक्ट करें कि उस पर डिपेंड करें। तो इसमें कुछ क्या देखिए मैम, एक मिथ बनी हुई है कि इंग्लिश मीडियम से एस्पिरेंट होता है तो उसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब क्या मिथ बने हुए हैं। जो बच्चा शुरू से ऐसे इन्वायरमेंट में रहा जहाँ इंग्लिश की वो वॉके 5th-6th क्लास में आने के बाद में सुनने को मिलता है उसको, और इंग्लिश से दूर दूर तक कोई उसका रिलेशन नहीं होता है। एक इंग्लिश की ग्रामर पढ़ता है और लिटरेचर की एक बुक पढ़ता है वो बच्चा, और हिंदी मीडियम से होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं। सो लैंग्वेज कहीं ना कहीं उनको दिक्कत करता है, ऐसे नहीं है। बाकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, निशांत जैन एक IAS हुए हैं, इसके अलावा सुनील धनवंता हुए हैं IAS ऑफिसर, इसके अलावा कई IPS ऑफिसर्स हैं जिनके टॉप रैंक्स हैं। सो ऐसे नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं कर सकता। सो मीडियम सिलेक्शन उनका जैसे स्कूल का रहा है, उनके ग्रेजुएशन का रहा है, उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में अचानक से कैसे पढ़ के अच्छा नहीं लिख पाएगा, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो समझ नहीं पाएगा अच्छे से। सो हिंदी मीडियम का जो भी बच्चा, उसको हिंदी मीडियम के साथ जाना चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th तक हिंदी में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सपोज वो इंजीनियरिंग या इसमें MBBS करते हैं या कोई और कोर्स करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में करते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री होती है उनकी। सो वो बच्चे भी ऐसे लगता है उनको कि मैं हिंदी में बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, तो वो बच्चे भी हिंदी मीडियम से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और ऐसे बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सो ये मिथ बनी हुई है मीडियम को लेके भी। जिस बच्चे का जिस मीडियम के साथ इंटरेस्ट हो कि यस, मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ, सो ये जो मीडियम का है वो इसके अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करना चाहिए कि आप खुद किस में बेहतर कर सकते हो। और एक और सर क्वेश्चन कि जनरली जो रिवीजन जो है बहुत, मतलब इट इज़ द की टू दिस एग्ज़ाम, तो रिवीजन का कैसे रखना चाहिए बच्चे को? देखिए मैम, सपोज मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एक एस्पिरेंट, आज से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और मैं आज का आज ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है। एक तो ये आपको डालना, टाइम मैनेजमेंट एक आसान काम नहीं है। सो उसके लिए एक अपने अंदर डालो कि आज जो काम मैं कर रहा हूँ, जो भी आपने अपना गोल बनाया छोटा सा, स्मॉल सा, कि ये 2 टॉपिक्स हैं मेरे, ये सपोज पबमेड के हैं, या आपने साइंस एंड टेक का लिया, या इकोनॉमिक्स का लिया है, या हिस्ट्री का लिया है, ये टॉपिक है, कंप्लीट करना है। फिर उसे अच्छे से कंप्लीट करो, फिर उसका एक बार क्विक रिवीजन करना है आपको। जैसे कल का आप जो भी प्लान करो, उससे पहले जो आज आपने पढ़ा है उसको एक बार देखो फटाफट से, और एक नोट्स भी बनाओ। तो आप नोट्स भी बनाते हुए पेपर में स्पेस छोड़ें थोड़ा सा, तो स्पेस रहेगा उसमें, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो जब आप रिवीजन करोगे। तो जैसे ही आपने 1 वीक में कंप्लीट किया, सो 1 वीक का आप रिवीजन करो अच्छे से। फिर जैसे ही आपने 4 वीक 1 मंथ का कंप्लीट कर लिया, सो 1 मंथ का आप संडे को एक टाइम बैठाओ या कोई भी डे ले लो आप अपने अकॉर्डिंग, और 1 महीने का रिवीजन करो। फिर ऐसे नहीं कि उस सब्जेक्ट को छेड़ो ही नहीं आप, उसके आपको फिर क्या करना है, उसके आंसर लगाने हैं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस लगाने हैं, उस टॉपिक को फिर से आपको रिवाइज करते रहना है एग्ज़ाम तक। जैसे ही आपका 6 मंथ में ये 5, 6, 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो वो जो आपके 5, 6, 7 सब्जेक्ट हैं उसको रिवाइज करते रहना चाहिए आपको।
और जिससे ही 2 months हो गए या 3 months का Yes, स्लॉट yes. रख लिया सब्जेक्ट वाइज, ऐसे करना चाहिए। ओके। और सर अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो आप हमारे एस्पिरेंट्स को कैसे क्या मैसेज जो है उन तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता ही है क्या क्या आ रहा है। सो एक तो सबसे पहले जिस भी बच्चे ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है वो फटाफट से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं आपको, जिससे आपको आइडिया लगेगा। साथ ही सरकारी पेपर लगाने हैं। सरकारी पेपर इन द सेंस एनडीए का उठाया आपने, सीडीएस का उठाया, यूपीएससी जो भी पेपर कंडक्ट करता है उसमें आपके सिलेबस से रिलेट करता हुआ यदि क्वेश्चन आया है तो वो सारे क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है। साथ में आपको क्या करना है, इवेल्युएट भी करना। बहुत सारे बच्चे मैम क्या गलती करते हैं, वो पेपर लगा देते हैं बस, उसके बाद देखते ही नहीं है, उसको बंद करके रखा। सो ऐसे नहीं करना है, उसका पूरा इवेल्युएशन करना है, आंसर्स को चेक करने हैं। वो टॉपिक फिर से पढ़ोगे आप तो ऐसे तो है नहीं कि उससे रिलेट करता हुआ सारा 4 ऑप्शन में आ जाए, एग्जाम में आपके दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वो आपको इवेल्युएट करेंगे, फिर से उसको अच्छे से पढ़ोगे जाके, सो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे, सो आपका वो टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ तो आपको लगानी ही लगानी है, प्रीलिम्स तक आपको पेपर ही लगाने हैं अच्छे से, और सरकारी पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको। और इसके अलावा मैम थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर कि बच्चे जो हैं इससे बहुत मोटिवेट होंगे और जो एग्ज़ाम आ रहा है प्रीलिम्स का उसके लिए तैयार होंगे एकदम। थैंक यू वंस अगेन। इट्स माय प्लेजर।